अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। चैप्टर 1 का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। सो हमारी आज की आउटलाइन होगी। सबसे पहले हम डेफिनेशन, देन अकरेंस, डिस्कवरी, शेप एंड साइज़ को देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के। देन उनके अकरेंस में ही आ जाते हैं कि कितने नंबर में वो एग्जिस्ट करती हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल के अंदर। फिर उनकी फॉर्मेशन मीन्स कैसे बनते हैं ये, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उनके फंक्शंस के बारे में देखेंगे। और कि एक एंडोसिम्बायोट स्ट्रक्चर के तौर वो इसकी यानी कि फॉर्मेशन जो हुई थी ना वो हम देखेंगे कि एंडोसिम्बायोट एक हाइपोथेसिस था, उसके थ्रू ये सिंथेसाइज हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी डेफिनेशन देखने जा रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज़ है। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो एक्चुअली एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है। डबल मेम्ब्रेन मीन्स किसके आसपास दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। किस तरह से दो होती हैं हम आगे डायग्राम भी देखेंगे। यहाँ से आपको ग्राफ सी बना के दिखाता हूँ। स्ट्रक्चर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है उसकी, दूसरी जो होती है उसकी इनर मेम्ब्रेन होती है। लाइक इसकी इस तरह से स्ट्रक्चर है, एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई और इनर मेम्ब्रेन इस तरह से फोल्ड्स बनाकर मौजूद होती है। तो ये इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये टर्म ये जो नाम होगा आपने पहले सुना होगा ये वाली टर्म कि पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस जैसे हम ये टर्म किसके लिए यूज़ करते हैं? पावर हाउस बोलते हैं अगर हम अपनी डेली लाइफ में बात करें तो जहाँ पे बिजली बनती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे बन रही होती है या जहाँ पे स्टोर होती है, उस जगह को हम पावर हाउस बोलते हैं। उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पे एनर्जी बनती है या एनर्जी स्टोर हो रही होती है उसको उसको पावर हाउस बोलते हैं। तो एक्चुअली एनर्जी बनती है और स्टोर कहाँ पे होती है? वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही होती है। तो इसलिए उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं एंड इट इज़ नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। फिर अकरेंस की अगर हम बात करें कहाँ कहाँ पे ये मौजूद है, तो ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया वाले सेल्स हैं, किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन भी नहीं, ये डबल मेम्ब्रेन है। तो ये तो ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होगी। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये नहीं होती, यूकैरियोट्स में होती है। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर भी उसकी एक एक्सेप्शन है, वो है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, उन रेड ब्लड सेल्स जब बनते हैं रेड ब्लड सेल्स और उनके अंदर उस टाइम पे न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे ही वो आरबीसीज बनकर हमारे ब्लड में आ जाते हैं उस टाइम पे उनमें से न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है और जितनी भी एक्स्ट्रा ऑर्गेनेलिज होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी उनके अंदर नहीं होता जब आरबीसीज मेच्योर हो जाते हैं, क्योंकि आरबीसीज का सिर्फ ये काम है कि वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अगर कर रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की उनको ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो इसलिए उनमें से ऑर्गेनेलिज जो होती है ना ये वाली रिमूव हो जाती है। लाइक न्यूक्लियस हो गया और ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे डिस्कवरी की कि ये कैसे डिस्कवर हुई थी। सो ये सबसे पहले 1850s के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था कि ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में ये साइटोप्लाज्म के अंदर इनको देखा गया था। उसके बाद 1890 के अंदर एल्टमैन जो था उसने इसको एक सेल ऑर्गेनेली के तौर पर डिस्कवर किया और उसको उसने नाम क्या दिया था? बायोब्लास्ट का नाम दिया था उस टाइम पे। फिर बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था और ये सी बेंडा जो था एक साइंटिस्ट था 1898 के अंदर, उसने आकर उस बायोब्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। शेप और साइज़ की बात करें तो ये इनकी शेप वेरी कर रही होती है, यानी कि कोई एग्जैक्ट इनकी शेप नहीं होती है। ये रॉड शेप भी हो सकते हैं, जैसे भी पीछे हमने डायग्राम देखी थी इस तरह से, वो रॉड शेप भी हो सकते हैं या सिलेंड्रिकल शेप भी हो सकते हैं। उसके बाद इनका साइज़ जो होता है वो 1 to 4.1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, वेरी कर रहा होता है साइज़ भी इनका। इसकी लेंथ के अलॉन्ग होता है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। लेकिन अगर हम उसके डायमीटर की बात करें, क्योंकि ये रॉड शेप होता है तो रॉड्स का ऑब्वियसली डायमीटर होता है, तो उस वक्त उनकी जो डायमीटर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर जो होता है वो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। नंबर्स
नंबर्स जो होते हैं ये भी इनके वेरी कर रहे होते हैं। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है और वो लार्ज साइज़ का होता है, यानी कि उनके उन सेल्स की इतनी ज़्यादा एनर्जी की डिमांड नहीं होती है, उनमें एक ही वो माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी होता है उनके लिए और वो एनर्जी बनाकर उनको दे रहा होता है। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया हंड्रेड्स या इवन थाउजेंड्स की तादाद में मौजूद होते हैं। तो ये एक्चुअली मसल सेल्स ही होते हैं, यानी कि ये वो सेल्स होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है, ये जिनकी एनर्जी की डिमांड जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली। ये सबसे कॉमन एग्जांपल है मसल्स। क्योंकि हम अगर अपनी बॉडी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एक्टिव हमारी बॉडी के सेल्स रहते हैं वो मसल सेल्स ही होते हैं। तो मसल सेल्स होते हैं उनमें एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, वो तकरीबन हर वक्त एक्टिव ही होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उनके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए एंड उस एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे हर एक मसल सेल में बहुत ज़्यादा तादाद में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं, स्पेशली उन मसल सेल्स में जिनकी एक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। यानी कि हमारी बॉडी के कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते। तो ये आप एक चीज़ अपने माइंड में रख लें ये वाली, कि इनके नंबर जो होते हैं ना वो डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी एक्टिविटी है या कितनी एनर्जी चाहिए एक सेल को। जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा नंबर्स के अंदर मौजूद होते हैं। एंड ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन अ सेल कलेक्टिवली कॉल्ड कॉन्ड्रियोम, यानी कि कलेक्टिवली जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में मौजूद होते हैं उनको हम कॉन्ड्रियोम बोलते हैं। एंड एनिमल सेल जो होते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं प्लांट सेल की निस्बत। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया, क्योंकि जो आपको मैंने अभी बताया है कि जिन सेल्स की एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली जो एनिमल सेल्स होते हैं ना उनमें जो एक्टिविटी होती है उनकी वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो इसलिए एनिमल सेल्स के अंदर ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। फॉर्मेशन यानी कि कैसे बनते हैं। सो फॉर्मेशन जो अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो ये अगर आप रिवाइंड करें, हम पहले एक टॉपिक पढ़ रहे थे, आपको मैंने एक वर्ड बताया था सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज। पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने ये टर्म यूज़ की थी। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज वो होती हैं जो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकती हैं, यानी कि अपनी कॉपीज़ बना सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खुद ब खुद ये अपने आप को डिवाइड कर लेंगे, यानी कि डिवीजन फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। एक माइटोकॉन्ड्रिया अगर मौजूद है ना और सेल की डिमांड ज़्यादा हो गई एनर्जी की, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया वो जो पहले से मौजूद होगा ना उसके पास सारा मटेरियल मौजूद होता है कॉपीज़ बनाने के लिए। यानी कि जो चीज़ चाहिए होती है ना कॉपी बनाने के लिए, यानी कि एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसे दो बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है वो सारा का सारा उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहले से ही मौजूद होगा। तो जब भी हमारे सेल्स को ज़रूरत पड़ेगी कि अब माइटोकॉन्ड्रिया एक नहीं है, एक से ज़्यादा होने चाहिए, तो वो खुद ब खुद ही अपने आप को डिवाइड कर लेंगे। अब ये कैसे होता है, ये पहले भी एक एग्जांपल शायद आपको दे चुका हूँ कि जब एक ह्यूमन्स हैं, अगर हम एग्जांपल ले लें, अगर हम नॉर्मली एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पहले हमारी जो लाइफस्टाइल है वो एक नॉर्मल सा ही है, यानी कि हम एक्सर्शन वाला कोई हार्ड वर्क नहीं करते हैं, लेकिन हम शुरू कर देते हैं जिम। अब जिम शुरू करेंगे तो हमारे मसल्स की एक्टिविटी बढ़ेगी, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो उस एनर्जी की डिमांड पूरी करने के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो हमारे सेल्स में ज़्यादा होने लग जाते हैं, उनकी कॉपीज़ बनना शुरू हो जाते हैं और रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाती है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे, उनकी फॉर्मेशन होगी। तो वो फॉर्मेशन जो होती है वो कैसे होती है, पहले से मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया अपनी कॉपीज़ बनाएगा और न्यू ऑर्गेनेलीज प्रोड्यूस कर लेगा। यानी कि इनको ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता न्यूक्लियस के ऊपर या सेल में मौजूद किसी और चीज़ के ऊपर, ये खुद ही अपने आप को रेप्लिकेट करवाने में ज़्यादातर अपना काम खुद ही कर लेती हैं। एंड ये यूजुअली डिवाइड बिफोर द सेल डिवीजन, कि सेल डिवीजन से पहले, क्योंकि सेल डिवीजन जब होनी होती है एक से दो सेल्स बनने होते हैं। लेट्स सपोज के पहले इस तरह एक सेल है, उस एक सेल में माइटोसिस होती है या मियोसिस होती है, तो ये एक से दो सेल बनने हैं। तो फॉर एग्जांपल पहले जो थे वो दो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद थे, अब उस एक सेल के अंदर दो थे, तो दो सेल्स में ऑब्वियसली कितने होने चाहिए, इसमें भी दो होने चाहिए, इसमें भी दो होने चाहिए, तो टोटल चार माइटोकॉन्ड्रिया होने चाहिए। इस वजह से जब सेल डिवाइड होने लगते हैं, यानी कि दो बनने से पहले ही जब सेल एक होता है उस टाइम पे उसमें दो से उसको डबल कर दिया जाता है ऑर्गेनेलिस को, ताकि जब सेल डिवाइड हों तो जो दोनों न्यू सेल्स बने उनके अंदर भी
उतने ही माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हों जितने पहले पेरेंटल सेल के अंदर मौजूद थे। तो ये इनकी फॉर्मेशन का होता है क्राइटेरिया कि एक तो जैसे आपको पहले बताया मैंने कि सेल्स की जब अचानक से माइटोकॉन्ड्रिया की जो एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है उस टाइम पे ये बनते हैं, और दूसरा जब सेल डिवाइड होना होता है उस टाइम पे भी ये अपने अपनी फॉर्मेशन ये कर रहे होते हैं। एंड इनके नंबर जो होते हैं वो कौन रेगुलेट करता है? लाइसोसोम्स इनके नंबर्स को रेगुलेट कर रहे होते हैं। यानी कि अगर ये ज़्यादा हो जाते हैं तो हमने पढ़ा था ऑटोफैगी, लाइसोसोम का एक फंक्शन था ऑटोफैगी, वो क्या करते हैं इनको ईट करके इनको डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देते हैं, जिस वजह से इनका नंबर जो होता है वो कम हो जाता है। एंड लाइसोसोम्स डाइजेस्ट एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये डबल मेम्ब्रेन है, पहले हम देख चुके हैं कि डबल मेम्ब्रेन ये होते हैं, एक होती है इनर मेम्ब्रेन और दूसरी होती है उसकी आउटर मेम्ब्रेन, एंड बोथ आर फास्फोलिपिड। अब ये चीज़ की जितनी भी आपने स्टार्ट के अंदर एक पहली ऑर्गेनेली ही आपने पढ़ी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल के आसपास कवरिंग होती है, एनिमल सेल्स की कवरिंग होती है सबसे एक्सटर्नल, तो उस की अगर हम स्ट्रक्चर को देखें ना तो फास्फोलिपिड की एक बाई लेयर होती है। तो जितनी भी उस सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं उन सब की जो मेम्ब्रेन्स है ना उनकी भी स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसी ही होती है जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है, यानी कि फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है सब में। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर भी और इनर भी, दोनों के अंदर फास्फोलिपिड्स की एक बाइलेयर मौजूद होती है। आउटर लेयर की अगर हम बात करें तो इट इज़ स्मूथ एंड सीव लाइक, सीव मीन इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं, और इसकी अपीयरेंस बिल्कुल स्मूथ होती है, उसमें कोई यानी कि वो इन्वेजिनेशंस नहीं होती हैं, बिल्कुल स्मूथ सी उसकी स्ट्रक्चर होती है। एंड इट हैज़ स्पेशल एम्बेडेड प्रोटीन्स कॉल्ड पोरिन्स। अभी जो ऊपर सीव की बात की उन्होंने कि उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, तो उन पोर्स को, वो पोर्स जो होते हैं वो किस वजह से बने होते हैं? वो प्रोटीन है जिसका नाम है पोरिन। वो एक्चुअली किस तरह से होता है, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पे कुछ प्रोटीन इस तरह से लगी होती हैं, ये थोड़े लार्ज साइज के बन रहे हैं, छोटी छोटी होती हैं प्रोटीन, उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं पोरिन्स। ये जो आपको ग्रीन गेट्स यहाँ पे गेट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं, तो ये एक्चुअली प्रोटीन्स लगी होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा नहीं, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। उसके अंदर ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो पोरिन प्रोटीन बना रही होती है। तो इनका क्या काम हो सकता है? ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल ही होगा, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर। And porins allow passage of various molecules to the space between outer and inner membrane. अब यहाँ पे एक चीज़ और आ गई है कि आउटर इनर मेम्ब्रेन की जो दरमियान स्पेस होती है, लाइक सपोज के आउटर मेम्ब्रेन थी और ये इनर मेम्ब्रेन है। अब आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो जगह मौजूद होती है ना, इसको बोलते हैं इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस, यानी कि इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, कि दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस भी बोला जाता है इसको। और पोरिन प्रोटीन्स का काम यही होता है कि बाहर से मटेरियल को उठाकर उस स्पेस में लाना और स्पेस से बाहर ट्रांसपोर्ट करना। यहाँ पे अब आपको नज़र आ रही होगी डायग्राम इसकी स्ट्रक्चर की। अगर हम देखें, स्ट्रक्चर की बात कर लें, तो ये जो आपको बिल्कुल बाहर आउटर रेड कलर की मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, रेड कलर की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है आपकी, आप इसको देख भी सकते हैं कि इसकी बिल्कुल स्मूथ अपीयरेंस है, और इसके अंदर प्रोटीन जब यहाँ पे उन्होंने क्लियरली शो नहीं किए हैं, लेकिन आपने इस चीज़ को याद रखना है कि पोरिन प्रोटीन्स छोटी छोटी इसमें मौजूद होती हैं। दूसरी चीज़ अगर हम देखें इसकी इनर मेम्ब्रेन, तो इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, इसने फोल्ड बनाए हुए हैं अंदर वाली साइड पे, ये जो फोल्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक होगा, यानी कि इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स बनाती है, वो स्मूथ नहीं होती, और उन फोल्ड्स को क्रिस्टी बोला जाता है। और फिर तीसरी चीज़ जो हमने भी देखी है वो है इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, एंड हियर इट इज़ आउटर, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो स्पेस मौजूद है उसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। ये तीन चीज़ें हो गई। फोर्थ चीज़ है वो है मैट्रिक्स, यानी कि ये इनर मेम्ब्रेन जो होती है ना, यहाँ पे अगर आप देखें फोल्ड्स बनाई है उसने, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो मटेरियल होता है ये वाला, इसको मैट्रिक्स बोला जाता है। और मैट्रिक्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। यहाँ पे आपको राइबोसोम्स नज़र आ रहे हैं, राइबोसोम्स के अलावा इसका अपना डीएनए मौजूद होता है, इसमें प्रोटीन्स होती हैं, इसमें एंजाइम्स होते हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें मौजूद होती हैं। एक चीज़ और आपको नज़र आ रही होगी,
यहाँ पे एक जिस तरह वो नहीं होता कील कील होता है या नॉब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उस तरह की चीज़ मौजूद होती है क्रिस्टी के अंदर। अब यहाँ पे आप नॉब को देखें तो इसके दो पोर्शन होते हैं। ये जैसे कील नहीं होता, देखा होगा आप सबने, कील इस तरह से होता है, टी शेप होता है, एक उसका हेड होता है ऊपर और दूसरा उसका ये एलोंगेटेड पोर्शन होता है। बिल्कुल वैसे ही होते हैं ये स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोलते हैं F1 पार्टिकल्स। अब F1 पार्टिकल्स के दो पोर्शन है, एक है F1 ये जो ऊपर हेड लाइक स्ट्रक्चर है, और दूसरा ये जो एलोंगेटेड पोर्शन होता है कील की तरह, उसको हम F0 पोर्शन बोलते हैं। इसके क्या फंक्शंस होते हैं, इसके फंक्शंस हम आगे अभी देखेंगे। आउटर मेम्ब्रेन हमने देखी। इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इट इज़ रफ होती है एंड इट इज़ फोल्डेड इनवर्ड्स, और उनके फोल्ड्स को हम क्रिस्टी बोलते हैं। और क्रिस्टी का क्या काम होता है? क्रिस्टी का काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना, क्योंकि आगे हम जब इसका फंक्शन पढ़ेंगे ना माइटोकॉन्ड्रिया का, तो जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं यहाँ पे, वो रिएक्शन इसी इनर मेम्ब्रेन पे ही होते हैं। अब इनर मेम्ब्रेन का अगर एरिया ज़्यादा होगा, ज़्यादा रिएक्शन होंगे, रिएक्शन ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली एनर्जी भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इस वजह से इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है ताकि कम जगह पर ज़्यादा वो एरिया ऑक्युपाई कर सके और उससे ज़्यादा रिएक्शंस हो सके। तो ये वजह होती है कि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा क्यों होता है इनर मेम्ब्रेन का। एंड इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल। अब जो आउटर मेम्ब्रेन थी ना, वो सेलेक्टिवली परमिएबल कवर्ड वहाँ पे यूज़ नहीं किया गया। वहाँ पे पोरेन प्रोड्यूस मौजूद होती हैं और मटेरियल इजीली आउटर वो सरफेस आउटर जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म से जो मटेरियल होता है वो इनर मेम्ब्रेन स्पेस में इजीली पोर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर आ रहा होता है। लेकिन फिर आगे मौजूद होती है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। वो सारी चीज़ों को आउटर जो स्पेस होती है या इनर मेम्ब्रेन स्पेस होती है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है, उसमें से मटेरियल को अंदर मैट्रिक्स में आने की परमिशन नहीं देती हैं। तमाम चीज़ों को सिलेक्टिव चीज़ें होती हैं जो ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं। एंड इफ़ आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया इज रिमूव, इट इज़ कॉल्ड माइटोप्लास्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की है, माइटोप्लास्ट क्या चीज़ है, मतलब क्या हुआ इस चीज़ का कि जब हमने बात की है ना माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर और इनर। तो आउटर मेम्ब्रेन को जब हम रिमूव कर देंगे तो जो इनर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के अंदर सारा मटेरियल मौजूद है, मैट्रिक्स मौजूद है, उस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे माइटोप्लास्ट। अब F1 पार्टिकल्स की यहाँ पे बात आ गई है, ये ऑक्सीसोम्स भी उनको बोलते हैं। सो ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो मौजूद होती हैं उसके अंदर, एंड इनको F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम्स बोलते हैं। इनके अंदर एक्चुअली एक एंजाइम होता है जिसको हम ATP सिंथेज एंजाइम बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ATP बनाना। हमने अभी स्टार्ट में देखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम एनर्जी बनाना, यानी कि ATP बनाना। तो ATP कैसे बनती है? केमिकल रिएक्शन से बनती है, और वो केमिकल रिएक्शन होते हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर वो फिर कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी को ATP के अंदर कन्वर्ट करने वाला एंजाइम जो होता है वो होता है ATP सिंथेज, जो कि F1 पार्टिकल्स के अंदर मौजूद होता है। देन प्रोटीन कम्प्लेक्सेस भी इसकी स्ट्रक्चर में आ जाते हैं कि कुछ प्रोटीन कम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं। ये डिटेल के अंदर ये वाली चीज़ हम चैप्टर 4 के अंदर जाके स्टडी करेंगे, फर्स्ट ईयर में ही है आपका, कि किस तरह एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो सारा एरोबिक रेस्पिरेशन जाके हमने देखनी है, तो उसमें ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। रेस्पिरेटरी चेन में ये सारी चीज़ें हम देखेंगे ना, तो अब टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अगर हम उस टॉपिक को यहाँ पे स्टडी करते हैं तो। सो इतना आप याद रख लें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ प्रोटीन्स के कम्प्लेक्सेस होते हैं, यानी कि बहुत सी प्रोटीन्स मिलकर एक कम्प्लेक्स सा बनाती हैं, और वो कम्प्लेक्स फिर एनर्जी प्रोड्यूस करवाने में अपना रोल प्ले कर रहा होता है। एंड इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस जो होती है ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये ATP बनाने के लिए ज़रूरी होती है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स बोलते हैं जो अंदर मटेरियल मौजूद होता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर। सो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसमें DNA मौजूद होता है, उसमें RNA होता है, 70S वाले राइबोसोम्स ये हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स देखी थी। तो 70S वाले राइबोसोम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और बहुत सी और भी चीज़ें मौजूद होती हैं जो मैट्रिक्स होता है उसमें। सो माइटोकॉन्ड्रियल न्यूक्लिक एसिड्स, यानी कि न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं DNA और RNA को। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मौजूद होते हैं DNA, वो एक्चुअली सिंगल सर्कुलर DNA होता है, एक ही DNA होता है। एंड ऑल टाइप्स ऑफ RNA मॉलिक्यूल्स मौजूद होती हैं, यानी कि आपने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी है ना RNA की, राइबोसोमल RNA, मैसेंजर और ट्रांसफर RNA। तो ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं अंदर।
एंड इनके जो जीन्स होते हैं वो प्रोकैरियोट से रिजेंबल करते हैं। आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो राइबोसोम्स मौजूद होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी, वो दोनों प्रोकैरियोट्स वाले होते हैं। तो ऑब्वियसली जो उनका डीएनए होगा ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो डीएनए भी प्रोकैरियोट्स वाला ही होगा। अब ये क्यों होता है, ये पहले भी जब हम राइबोसोम्स को स्टडी कर रहे थे आपको मैंने बताया था कि इसमें कुछ एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जब बने थे, कैसे बने थे, तो उस वहाँ से ये चीज़ डिटेल में हम अगले चैप्टर्स के अंदर जाके देखेंगे, एवोल्यूशन वाले चैप्टर में। सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स 80 स्वेटबर्ग वाले होते हैं एंड ये प्रोकैरियोट से रिजेंबल करते हैं। अब आगे फंक्शंस की बात, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करवाते हैं। रेस्पिरेशन की आपने दो टाइप्स पढ़ी होंगी, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और एनएरोबिक बोलते हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के जनरल स्टेप्स कुछ अगर आप याद करें 9th क्लास में आपने पढ़े होंगे, क्रेब्स साइकिल आपने पढ़ा होगा, रेस्पिरेटरी चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपने पढ़ी होगी। तो ये दोनों स्टेप जो होते हैं ना एरोबिक रेस्पिरेशन की, ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे होते हैं। एंड इसके अलावा भी इसकी कुछ और काम भी होते हैं। यॉर्क फॉर्मेशन जो होती है oocytes के अंदर, oocytes यानी कि वो सेल्स जो एग प्रोड्यूस करते हैं, सॉरी एग सेल्स जो होते हैं उनके अंदर आपने सबने देखा ही होगा एग के अंदर जो यॉर्क मौजूद होती है, तो वो यॉर्क की जो फॉर्मेशन होनी होती है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही होती है। यानी कि जो oocytes होते हैं, जो एग सेल्स होते हैं, उन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और वो माइटोकॉन्ड्रिया फिर ये बनाते हैं, यॉर्क फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं। यानी कि विटेलोजेनेसिस जो होती है यॉर्क की फॉर्मेशन। हमारे इस टॉपिक की लास्ट चीज़ जो है वो है एज एन एंडोसिम्बायोंट। कि एंडोसिम्बायोंट का क्या मतलब होता है, ऑर्गेनिज्म विद इन एन ऑर्गेनिज्म, विद इन ऑर्गेनिज्म यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दूसरा ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे एक चीज़ हमने अंडरस्टैंड करनी है, ये एक्चुअली एवोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, कि जब ज़मीन सबसे पहले बनी थी आज से तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, तो उस टाइम पे सबसे पहले बैक्टीरिया ज़मीन पे आए थे। अब उन बैक्टीरिया से फिर दूसरे सेल्स बने थे, यानी कि प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स बने थे। काफ़ी लंबा अरसा लगा था, बिलियन ऑफ ईयर्स इसके ऊपर लगे थे। तो किस तरह ये काम हुआ था, अब एक हाइपोथेसिस है जिसको हम एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग एक एनारोबिक बैक्टीरिया था, एनारोबिक बोलते हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं, और दूसरा होता है एरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं। तो हुआ कुछ यूँ था कि एक एनारोबिक बैक्टीरिया ने दूसरे एरोबिक बैक्टीरिया को अपने अंदर एनगल्फ किया। अब एनगल्फ मीन ईट किया उसको। अब ईट किया लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं किया, डाइजेस्ट करने की बजाय उसको अपने अंदर ही रख लिया एज एन एक रिलेशनशिप बोलते हैं या एक एसोसिएशन है बायो के अंदर जिसको हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। उसमें दो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे होते हैं। तो ये एनएरोबिक बैक्टीरिया के अंदर एरोबिक बैक्टीरिया आकर रहने लग गया, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ही एक दूसरा ऑर्गेनिज्म आकर रहने लग गया। इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी कि दोनों एनारोबिक और एरोबिक बैक्टीरिया ने आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप कर लिया और बजाय एक दूसरे को किल करने के इकट्ठे रहने लग गए। और फिर बाद में यही जो बैक्टीरिया था, यानी कि ये जो दो इकट्ठे रह रहे थे, एरोबिक बैक्टीरिया जो एनारोबिक के अंदर मौजूद था ये वाला, वो कन्वर्ट हो गया था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इस तरह से एक प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल डेवलप हुआ था और माइटोकॉन्ड्रिया इसी तरह ही बनी थी। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि किस तरह माइटोकॉन्ड्रिया जो था वो प्रोड्यूस हुआ था सबसे पहले जो सेल था उसके अंदर। एंड दे आर कंसिडर एज ऑर्गेनिज्म और सेल, इनको ऑर्गेनिज्म या सेल भी, इनको एक एज ऑर्गेनिज्म भी कंसिडर किया जाता है। उसकी रीज़न क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती हैं, ये खुद ब खुद अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इनका अपना जीनिक सिस्टम है, यानी कि जेनेटिक सिस्टम है। इनके पास अपना डीएनए मौजूद होता है, इनके अंदर अपने सारे आरएनए की टाइप्स होती हैं, इनके अपने राइबोसोम्स होते हैं, इनके अपनी प्रोटीन, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम इनका अपना वजूद होता है। जिस तरह एक सेल होता है ना, सेल को एक अलहदा सर्वाइव करने के लिए, यानी कि बैक्टीरिया है ना, तो उन बैक्टीरिया को अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए जो भी चीज़ चाहिए होती है वो उनके अंदर मौजूद होती है एक सेल के अंदर। उसी तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पूरा का पूरा उसका अपना सिस्टम मौजूद है।
जिस तरह प्रोकैरियोट्स का होता है, यानी कि पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह उनके अंदर भी पूरा का पूरा सिस्टम मौजूद है। इसी वजह से कहा जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं दे आर ऑर्गेनिज्म विद इन एन ऑर्गेनिज्म। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर टॉपिक। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बाद में देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर।